स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान अध्याय 5 चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया आपका। चौथा अध्याय बीच में हमने छोड़ दिया था, कार्यपालिका। तो आज हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो देखो, कार्यपालिका कहते किसे हैं। सबसे पहले आज का आपका टॉपिक है कार्यपालिका। अध्याय 4 है कार्यपालिका। किसे कहते हैं कार्यपालिका। सबसे पहले यहां की बात कर लेते हैं कार्यपालिका की। सरकार 3 अंग है, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण करना। जो व्यवस्थापिका कानून निर्माण करेगी, उन बनाए हुए कानूनों को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए या उनको लागू करने का जो काम करती है, उनको क्रियान्वित करने का काम करती है, वो उसे कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा अंग हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के पृथक पृथक कार्य हैं। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का काम करती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है। तीनों अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। तो देखो, पूरे विश्व स्तर की यदि बात करें हम, तो विश्व स्तर में कार्यपालिका जो है, अलग अलग देशों की कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। अलग अलग देशों की कार्यपालिका अलग अलग है। कैसे है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, जहां शक्तियों का विभाजन, पूरे शासन के स्वरूप की बात करें तो विश्व में सबसे पहले तो होता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लिकोक का राज्य वर्गीकरण आपने पढ़ लिया है, एक बार इसको दोबारा पढ़ लो। सबसे पहले विश्व में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अस्तित्व में आई थी। कौन सी शासन प्रणाली आई थी भाई? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अस्तित्व में आई थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी राजा होता था। राजा अपने सही न्याय करता था, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखता था, जनता के कानून कायदे को ध्यान में और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर न्याय करता था, शासन चलाता था। ऐसी व्यवस्था को क्या नाम दिया गया भाई? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दिया गया। लेकिन कई साल बाद राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, पहले की जब बात करें तो ये निर्वाचित होता था, बाद में इन्होंने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो वंशानुगत हो गई, और वंशानुगत होते ही राजा धीरे धीरे निरंकुश होता चला गया। इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था का विकृत रूप नया आ गया, निरंकुश शासन प्रणाली। निरंकुश शासन, राजा क्या बन गया? निरंकुश बन गया, अपनी इच्छा अनुसार काम करने लग गया, शासन के स्वरूप को अपने अनुसार संचालित करने का काम करने लग गया। इसमें क्रांति हुई और क्रांति में कुछ नेता हुए, उन नेताओं ने मिलकर नया शासन स्वरूप किया, जिसे हम कहते हैं कुलीन तंत्र। कुलीन का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कुछ लोगों द्वारा किया गया शासन। इसमें भी कुछ समय बाद में कमियां आने लग जाती हैं, तो उस दौरान एक नया सान्य आया, अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र यानी यहां भी निरंकुशता की स्थिति, इसमें भी क्रांति होती है। और उसके बाद में आता है प्रजातंत्र। वर्तमान में अधिकांश देशों में यही शासन व्यवस्था चल रही है, प्रजातंत्र। और इसमें भी यदि भाई भतीजावाद प्रारंभ हो जाएगा, होने वाली स्थिति आ गई है, तो इसे हम कहेंगे भीड़ तंत्र। फिर भीड़ तंत्र में क्रांति होगी और क्रांति के बाद में दोबारा क्या हो जाएगा भाई? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वापस स्थापित हो जाएगी। ऐसा ये प्रकृति का नियम है, या सृष्टि ऐसे नियमों के आधार पर चलती रहती है। अब हम बात करते हैं, इस प्रजातंत्र में पहुंच गए हम। कहां पहुंच गए? प्रजातंत्र में पहुंच गए। अब देखो, प्रजातंत्र जो है इसके कितने स्वरूप है और कैसा कैसा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो देखो, प्रजातंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से तात्पर्य है जनता
स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, जिसमें पहले आपको पढ़ चुके हो, प्रारंभिक सभाएं हैं या प्रारंभिक सभाएं हैं, जनमत संग्रह है, रिकॉल या प्रत्यावर्तन है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं भाई? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं कानून न बनाकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाते हैं भाई? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जहां कानून बनाते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है भाई? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। तो विश्व के अधिकांश देशों में कैसी शासन व्यवस्था वर्तमान में? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन व्यवस्था विद्यमान है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रबंध करते हैं, या यूं कहें जनता स्वयं कानून न बनाकर जनता किसी व्यक्ति को, प्रतिनिधि को निश्चित चुनाव में चुनती है और वो कानून निर्माण का कार्य करते हैं। तो देखो, कार्यपालिका जो है, इससे पहले हम बात करते हैं प्रजातंत्र की। तो एक तो होता है भाई राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र। कौन सा तंत्र होता है? एक तो राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र, और दूसरा होता है गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र। गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र, ठीक है। इस राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र के दो रूप हैं। एक तो है संसदीय शासन व्यवस्था और एक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। उसी प्रकार इस गणतंत्रात्मक के भी दो रूप हैं, एक संसदीय शासन और एक अध्यक्षात्मक शासन। संसदीय शासन व्यवस्था के भी दो रूप हैं, एकात्मक, संघात्मक। इसके भी वही दो, एकात्मक, संघात्मक। इसके भी वही, एकात्मक, संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक, ये सब रूप है। अब देखो, राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र किसे कहते हैं भाई? जिसमें राजा वंशानुगत पद पाया जाता है और समस्त प्रकार के शासन है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं भाई? राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र। यानी सर्वेसर्वा जो पद है, सबसे जो ऊपरी पद है, जो कार्यपालिका का अंग है, वो तो कौन होगा? राजा होगा। और राजा स्वयं कानून न बनाकर एक कानून बनाने वाली संस्था का निर्माण करेगा, या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। ऐसी शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है भाई? राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है, इसी का दूसरा स्वरूप यदि या तो ये होगा या ये, मतलब इसमें से एक होगा या इसमें से एक होगा। अब हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र की। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी सर्वोच्च पद, जहां का राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च पद वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निश्चित समयावधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता हो, ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में गणतंत्रात्मक शासन, भारत एक गणराज्य है, लिखा होता है ना भारत की प्रस्तावना में, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निश्चित समयावधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें कौन भाग लेते हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र आप जानते हो, जनता का शासन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया शासन, ये है गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र। अब इनमें से किसी दोनों में से, चाहे ये अपनाओ और चाहे अपनाओ, दोनों में से एक अपनाना है। दूसरी बात करो, इनमें से यदि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई तो इनमें से मान लो संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, और आजकल एक और व्यवस्था हो गई है जिसे हम कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक,
एक नई शासन का स्वरूप है जिसे अर्ध अध्यक्षात्मक कहते हैं। आपकी 11वीं किताब में एक सारणी बना रखी है तीनों की, एक इसकी संसदीय शासन व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो देखो, संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है जहां की संसद सर्वे सर्वा होती है, संसद में से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है और संसद कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधान अलग होता है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष अलग होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं भाई? संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, कानून बनाने का समस्त कार्य, मंत्रिपरिषद का निर्माण वो अपनी इच्छा से किसी को भी कर सकता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं हो और सर्वोच्च जो पद है, पूरी की पूरी शक्तियां हैं, वो वहां के राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसी शासन व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो जैसे श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इसका मतलब है जहां राष्ट्रपति सरकार का मतलब राष्ट्रपति जो होगा वो सरकार का प्रधान होगा, प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रधान होगा और प्रधानमंत्री है वो किसका? सरकार का प्रधान होगा। सर्वे सर्वा पद दोनों के पास बराबर होंगे, बराबर के अधिकार होंगे, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होगा और दोनों के पास अधिकारों की स्थिति की बात करें तो लगभग बराबर होंगे। ऐसी स्थिति को अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दो स्वरूप। इनमें से एकात्मक अपनाओ या संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक में सभी शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं और संघात्मक में शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे भारत है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र अपनाया, गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र के बाद में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई, संसदीय शासन व्यवस्था के बाद में एकात्मक और संघात्मक की बात करें तो दोनों का मिश्रण जिसे अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, तो अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। यह था शासन का स्वरूप चलाने की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्यपालिका है इसका काम क्या है और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। भारत में कौन होते हैं, अमेरिका जैसे देश की बात कर लेते हैं। तो देखो, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करने का जो कार्य करेगी वो कौन करेगी भाई? कार्यपालिका करेगी। व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है उन कानूनों को क्रियान्वयन यानी लागू करने का जो काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। अलग अलग देशों की कार्यपालिका अलग अलग है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। शासन के कितने स्वरूप हैं भाई? 3 स्वरूप हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संसदीय शासन व्यवस्था। एक तो है आपकी कौन सी शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। कार्यपालिका इसमें कैसे होती है? एक है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं हैं इसमें। सबसे पहले बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की, तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री एवं राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यही बात है, सरकार का प्रधान तो कौन होता है? सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री एवं राज्य का प्रधान ये राष्ट्रपति। इसमें राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान
राष्ट्रपति होता है। नंबर 2 की बात कर लो। इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था में। 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। नंबर 1 नाम मात्र की कार्यपालिका। नंबर 2 वास्तविक कार्यपालिका। इस नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होती है। इसमें दोनों के पास बराबर के अधिकार हैं। लगभग बराबर अधिकार हैं। इसकी बात कर लो। समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। या राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। सरकार एवं राज्य दोनों का प्रधान पहले में आप पढ़ चुके हो। नंबर 2 ये है। नंबर 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन या तो राष्ट्रपति होगा या राजा होगा। तो राजा तो होगा वंशानुगत, और राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन होगा, ये तो वंशानुगत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रीति से होता है। और प्रधानमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। उसी प्रकार इसकी बात कर लो। दोनों का निर्वाचन, दोनों कौन कौन? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा होता है। इसमें तीसरे की यदि बात करें आप तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा होता तो एक निर्वाचक मंडली है, लेकिन जनता द्वारा सीधा होता है। इसके उदाहरण की बात कर लो। उदाहरण की बात करें तो इंग्लैंड में तो राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र है और भारत में गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र है। इसके उदाहरण की बात करो तो श्रीलंका, और इसके उदाहरण की बात करो तो अमेरिका। अच्छे उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। ये है, आप उतार लेना इसको। संसदीय, कई बार पूछा जाता है प्रश्न ये, संसदीय अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। ये 2 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना उदाहरण सहित। अब हम बात करते हैं भारत की कार्यपालिका की। कार्यपालिका का स्वरूप क्या क्या है, आप इस लेसन में कार्यपालिका के स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो देखो, भारत में कार्यपालिका, इसको मिटा दूं,
भारत में कार्यपालिका का स्वरूप देखो, इधर वाला आप उतार सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ एक को। और भारत में आपने अभी पढ़ा कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में कितने प्रकार की कार्यपालिका पढ़ी भाई? 2 प्रकार की कार्यपालिका पढ़ी, है ना। एक तो पढ़ी आपने नाम मात्र की, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, और इसका अध्यक्ष तो होता है भाई कौन? राष्ट्रपति। यानी समस्त प्रकार का शासन प्रबंध इसके नाम पर। ये तो हो गई एक प्रकार की। और दूसरी पढ़ी आपने वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, जिसका प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। अब देखो दोनों को, सबसे पहले हम बात करें किसकी? नाम मात्र की कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। सॉरी, नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी राष्ट्रपति है वो सर्वे सर्वा पद है। अहम भूमिका निभाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। समस्त प्रकार के शासन प्रबंध करने का काम राष्ट्रपति का, ऐसा कहा गया है, या भारतीय संविधान में है वो लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक की गई है। और 52 में यही बात की गई भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें समस्त प्रकार की, 53 में ये बात की जिसमें समस्त प्रकार की कार्यपालक शक्ति निहित होंगी। या तो उनका प्रयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता है। ये मात्र संवैधानिक प्रधान है। ये मात्र कैसा प्रधान है भाई? संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक का मतलब है संविधान के अनुसार इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संवैधानिक प्रधान है, इसका मतलब है संविधान के अनुसार इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के अनुसार सर्वे सर्वा पद यह है, जो भी कानून बनेंगे उन कानूनों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। जब तक वह विधेयक कहलाएगा। विधेयक अभी आपने पढ़ा पहले, इससे पहले वाले लेसन में विधायिका में, कि विधेयक बनाने की प्रक्रिया जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक ये क्या नहीं बन पाएगा भाई? विधेयक नहीं बन पाएगा। और विधेयक बनाने के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। अब ये क्या करता है? अपनी शक्तियों को बांटता है। किसको? वास्तविक कार्यपालिका को बांटता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसकी मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, इसकी भूमिका क्या है? तो कार्यपालिका का स्वरूप हम बात कर लेते हैं कैसा होता है। तो कार्यपालिका के स्वरूप की बात करें तो भारत में कौन सी कार्यपालिका अपनाई गई है भाई? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका जो होती है प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद समस्त प्रकार के कानून की अहम जो भूमिका, जैसे वर्तमान में बात कर ले हम, भारत के राष्ट्रपति का अधिकांश विद्यार्थियों को इस नाम का पता नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। जबकि प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाए तो टोटल छोटे से बच्चे जो जानते नहीं हैं, पढ़ाई के बारे में नहीं जानते, वो भी प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं, नरेंद्र मोदी। क्यों? वाई? क्योंकि समस्त प्रकार के जो कार्य हैं किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं भाई? प्रधानमंत्री के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। यह था आपकी कार्यपालिका का प्रारंभिक परिचय। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अब हम कल इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्या कि कार्यपालिका है वो, उसमें 2 प्रकार की, पहले राष्ट्रपति का पढ़ेंगे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, और उसके बाद में मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। और एक और है आपकी किताब में 11th क्लास में है। यदि वर्तमान 12th जो है उसमें तो इतना ही है, लेकिन 11th जो है उस 11th में क्या है? एक और है, स्थायी कार्यपालक और है इनके साथ में। स्थायी कार्यपालक कौन से? जैसे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, IAS है, IPS है, वैसी प्रकार राजस्थान की बात, मतलब अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक सेवाएं, इन सब को हम कल पढ़ेंगे।